सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे विच वाज लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स। आज हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे क्या रहे हैं, कंसिडर वन डायमेंशनल हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन है। ओके, वन डायमेंशनल, एक 1D में वन ऑब्जेक्ट हैज अ मास m1 moving with initial velocity v1, another object has mass m2 moving with v2. Use conservation of energy and momentum to show that the final velocities of two masses are this. तो क्या कह रहे हैं, सपोज ये अपना मास m1 है, it is moving with velocity v1 and ये मास m2 है, it is moving with velocity v2 and जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन कुछ इनकी वेलोसिटीज रही होंगी m2 और m1 की। लेट कि m1 अब मूव कर रहा है v1f से और ये v2f से मूव कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है या बेसिकली ये प्रूव करना है कि जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी वो इतनी होंगी। तो देखो इलास्टिक कोलिजन है तो हम दो चीज़ ब्रह्मास्त्र हम यूज़ कर सकते हैं। दो ब्रह्मास्त्र हैं यहाँ पर। पहला था द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सेकंड है द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ठीक है, पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1f प्लस m2 v2f। नेक्स्ट the kinetic energy conservation, तो 1 over 2 m1 v1 square plus 1 over 2 m2 v2 square is equals to 1 over 2 m1 v1 f का square plus 1 over 2 m2 v2 f का square। अच्छा, तो अब एक काम करो, इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं कि m1 v1 इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, तो माइनस m1 v1f हो गया और जो ये वाली टर्म है इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो m2 v2f माइनस m2 v2 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या m1 कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v1f और यहाँ से क्या मैं m2 कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा v2f माइनस v2 और यहाँ से m1 बाय m2 टाइम्स इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये 1 हो जाएगा। पूरे टर्म को मैं उठा के इधर ले आया, तो v1 माइनस v1f डिवाइड बाय v2f माइनस v2। करेक्ट। तो चलिए, एक तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड सेम चीज़ मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि ये देखो हाफ 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 कटेगा दोनों तरफ से और सिमिलरली सेम ये ऐसे ही मैं स्टेप्स फॉलो जब मैं करूँगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा m1 डिवाइड बाई m2 टाइम्स v1 स्क्वायर माइनस v1f का स्क्वायर डिवाइड बाई v2f माइनस v2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू 1। देखो एनालॉगस है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बस इसके इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में यहाँ स्क्वायर आ गया। सेम चीज़ सेम मेथड यूज़ करके मैंने बस v1 की जगह v1 स्क्वायर कर दिया, v1f की जगह v1f, ऐसे सिमिलरली। ओके, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि m1 डिवाइड बाई m2। अब ये क्या होगा, ये मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, v1 माइनस वी.एफ टाइम्स v1 प्लस वी.एफ ये होता है। ऐसे ही v2f माइनस v2 टाइम्स v2f प्लस v2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। एंड फर्दर अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये चीज़ किसके बराबर है, 1 के बराबर। मतलब ये जो टर्म हमारे पास आया है ये क्या है, ये 1 है, देख सकते हो यहाँ से 1 है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 1। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी चीज़ें v1 प्लस v1f, ये v1f है,
डिवाइड बाय v2f प्लस v2 इज इक्वल्स टू 1 एंड फ्रॉम हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा कि v2f प्लस v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v1f। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी 2 की, ये है फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों का सम जो है वो इनके इनिशियल और इनके फाइनल के वेलोसिटीज के सम के बराबर है। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी दिस वुड बी इक्वल्स टू फॉर द सेकेंड बॉडी, ये हो जाएगा v1 प्लस v1f माइनस v2। करेक्ट। नाउ अब एक काम करते हैं, जो v2f है हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में। तो अपने पास क्या था, ये m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1f प्लस m2, यहाँ पे था v2f की जगह ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा v1 प्लस v1f माइनस v2। अब चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1f प्लस ये हो जाएगा m2 v1, ये हो जाएगा m2 v1f माइनस m2 v2। अब v1f वाली टर्म को मैं एक साइड रख रहा हूँ और बाकी को लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो जाएगा माइनस m2 v2 और ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या बचा, ये दो, इसमें मैं क्या v1f अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। बोलो भैया। अच्छा, अब ये हो जाएगा ऐड आपस में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, पहले ये चीज़ लिख लेता हूँ, m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2 एंड दिस होल डिवाइडेड विद m1 प्लस m2, तो ये किसके बराबर आ गया, v1f के बराबर आ गया। तो अब अगर मैं अपना इसको v1 कॉमन ले लूँ यहाँ से, m1 माइनस m2 टाइम्स v1, और ये चीज़ मैं अलग से लिख रहा हूँ m1 प्लस m2 एंड देन प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा v1f। ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट 1, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी इसके लिए, ये चीज़। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे करें, कुछ नहीं, एक चीज़ निकल गई तो सेकंड का निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। आप सिंपल v1f की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, you'll easily get v2f। सो एक काम करते हैं, जो इक्वेशन है ये वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन विल पेस्ट इट हियर। ठीक है, अब v1f हम निकाल चुके हैं, तो v1f हम निकाल चुके हैं, तो क्या मैं इसको पहले v1f यहाँ पुट ही कर देता हूँ। कितना था हमारे पास, ये m1 माइनस m2 टाइम्स v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस 2m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और जो ये अपने पास माइनस v2 था वो एज इट इज। ठीक है, एंड आफ्टर इसको थोड़ा इधर उधर कर लेना टर्म्स को, तो अपने पास जो फाइनल स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो काफ़ी लेंदी था, बेसिकली हमने मैथ्स ज़्यादा यूज़ करा है, कॉन्सेप्ट्स तो केवल एक ही था, फिजिक्स तो यहाँ पे दो ही चीज़ कह रही है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये यूज़ किया है फिजिक्स के, बट बाकी सब मैथ्स था यहाँ पे, पूरा कैलकुलस, ये अलजेब्रा हम लोगों ने यूज़ किया है। तो देखो ये सिर्फ 1D का था कि अगर 1D में चीज़ें हो रही हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तब उसके लिए इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनी है। अब अगर इसको आप 2 डायमेंशनल मान लो, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे आपस में टकरा रहे हैं, तब फिर जाके जो इक्वेशन बनेगी वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो आप इसको याद करने की कोशिश मत करना, दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ समझ लो कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया। बाकी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें ये पॉपुलर एयरिंग डिज़ाइन हमें दिया हुआ है। अब देखो जो आउटर सर्कल का जो डायमीटर है वो d है, इनर ही हमने इसको होल कर दिया है, यहाँ पे इसका डायमीटर d हमें दिया हुआ है, जो कटर आउट पीस है जो हमने पूरी रिंग से बीच का जो ये निकाला हुआ है। एक चीज़ और कि ये जो पॉइंट P है ना, ये इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर नहीं है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि एज जैसे हम इसको काटते हैं जो उसका सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, वो पॉइंट P पे होना चाहिए, इस पॉइंट P पे होना चाहिए, सच डैट जो कंडीशन है वो ये है कि जो डायमीटर d है इट इज़ 5 टाइम्स द स्मॉल डायमीटर d। और 5 क्या है यहाँ पे, 5 को यहाँ पे गोल्डन रेशियो नाम दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यू है 1.61813, या फिर अगर मैं फ्रैक्शन में देखूँ तो 1 + √5/2। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि अगर ये डायमीटर d, स्मॉल डायमीटर d से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे हो, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सिस मानूँ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लूँ नीचे की तरफ और इधर ये पॉजिटिव एक्सिस लूँ, तो एक्स एक्सिस से तो ये चीज़ बैलेंस है, मतलब जितना मास इधर है उतना ही मास उधर है, मतलब ये यूनिफॉर्म है दोनों तरफ। बट वाई में जो सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए कि वाई एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास वाई की तरफ यहाँ हो, तो हम क्या कर सकेंगे कि हम ये लिख सकते हैं कि जो YCM है ये मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड मतलब ये टोटल, अगर ये गोल्ड मैं मान के चलूँ अभी, मतलब पूरा अभी कट आउट नहीं मान रहा हूँ, पूरा गोल्ड का मास लेके चल रहा हूँ, वो mg है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कितना होगा, d/2 पे होगा। अच्छा, हमने कट किया है इसलिए मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, तो मास ऑफ सर्कल जितना हमने कट किया है और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, d/2 पे होगा, डिवाइड बाय द टोटल मास कितना है, mg - mc। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से हम चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास y, जो YCM हो, ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पॉइंट P पे आना चाहिए, मतलब कितना d होना चाहिए। तो क्या मैं इसको इक्वेट कर दूँ d से, ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी mg mc ये हमें नहीं पता है, तो हमें ये चीज़ पता है कि जो मास होता है ये डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया टाइम्स द थिकनेस। अब थिकनेस में दोनों की सेम ही है बेसिकली, मान के क्या चल रहा हूँ। तो मास ऑफ गोल्ड अगर मैं लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया π/4 d², कैपिटल D² आएगा इंटू थिकनेस t। और जो कटआउट पीस का अगर मैं मास लिखना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू π/4 इंटू स्मॉल d का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद t। अब अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर दूँ तो देखो ये रो π/4 ये सब तो कट जाएगा, t सब, सिर्फ d और ये मतलब डायमीटर के टर्म्स में रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, d² इंटू d/2 माइनस स्मॉल d² इंटू d/2 डिवाइड बाय d² माइनस d², और ये किसके बराबर हो गया, d के बराबर हो गया। अब अगर मैं रीअरेंज करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, d³ डिवाइड बाय 2 माइनस स्मॉल d³ हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय 2, और ये चीज़ यहाँ जाके हो जाएगा स्मॉल d इंटू d² माइनस d³। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे d³ नहीं है, ये d² है, कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² था। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्दर d³ 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो d³ माइनस स्मॉल d³ इज इक्वल्स टू 2d कैपिटल D² माइनस 2d³, ठीक है। और ये 2d³ को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा, d³ प्लस स्मॉल d³ इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल d कैपिटल D²। दोनों साइड एक काम करते हैं, मैं डिवाइड करता हूँ दोनों साइड स्मॉल d और कैपिटल D² से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल D डिवाइड बाय d प्लस स्मॉल d² डिवाइड बाय कैपिटल D² इज इक्वल्स टू 2। फर्दर फाई हमने क्या लिया था, ऊपर हमने डिफाइन किया था ना फाई को, ये कैपिटल D बाई डी, ये है ना फाई, कैपिटल D बाई डी। तो क्या मैं इसकी जगह फाई लिख दूँ, फाई प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 2। एंड फर्दर यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दैट 5³ प्लस
1 is equals to 2 phi square, and further from here what you will get, काम करते हैं 2 phi square को यहाँ ले आते हैं, तो phi cube minus 2 phi square plus 1 is equals to 0। देखो अब यहाँ से ना, या तो आप phi की जो वैल्यू उन्होंने दे रखी है ये 1.61 जो है, ये तो यहाँ पे पुट करके देख लो, वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो वेरीफाई हो गया। या फिर इनके फैक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो पहले मुझे इक्वेशन को अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, 5 माइनस 1 टाइम्स 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1, ये इक्वेशन को मैं फैक्टर्स में ऐसे लिख सकता हूँ। आप किसी भी मैथ्स रेफरेंस को आप रेफर कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई कि आप क्यूबिक इक्वेशन को आप ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इस वाली से तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5 1 के बराबर है, और यहाँ से सेकंड वाली से मैं कह सकता हूँ कि 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दूंगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसका यूज़ करके मैं 5 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो देखो अगर आप 1 ये नेगेटिव साइन कंसिडर करते हो तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे वर्क करेगी नहीं। तो या तो 5 1 के बराबर है, या 5 बराबर है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 के। अब देखो इसको हम इसको हम ले नहीं सकते, क्योंकि 5 1 का मतलब क्या है कि दोनों डायमीटर इक्वल है, स्मॉल डाया और कैपिटल डाया वो इक्वल, उसका कोई फिजिकल सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो बची इक्वेशन ये बचे ये 5 की वैल्यू, जो कि हमें प्रूफ भी करना था कि 5 इसके बराबर है, और ये है भी। तो मतलब अगर 5 इतना है, इन दोनों का डायमीटर रेशियो अगर इतना है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का वो यहाँ पे लाई करेगा। सो आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं M1 M2। M2 ब्लॉक 1 पे स्लाइड कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, एंड ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, वेज का एंगल, दिस इज थीटा। ना हमें ये प्रूफ करना है ए पार्ट में कि जो ये रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा होगा ये वेइंग मशीन, वो इतनी रीडिंग शो कर रहा होगा M1 प्लस M2 टाइम्स कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। और बी पार्ट में हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये रीडिंग इसके वेट के बराबर क्यों नहीं है, इतनी रीडिंग क्यों आ रही है, इतना मतलब एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर क्यों नहीं आ रही है। और सी पार्ट में जब थीटा 0-90 डिग्री होगा तब क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये हमें समझाना है। तो देखो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूँ तो सेंटर ऑफ मास भी बॉडी का एक्सेलरेट कर रहा होगा, इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मैं उसके एक्सेलरेशन निकाल लूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन निकाल लूँ, और सिग्मा एफ जो नेट फोर्सेस इस पर लग रही हैं वो क्या होती है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो यहाँ से हम जो इस पे फोर्स लग रही होगी या जो इसका वेट जो यहाँ पे शो हो रहा होगा वो हम इजीली निकाल लेंगे। बोलो यार। तो पहले मुद्दा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो। अब एक्सेलरेशन हम केवल वाई डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये फोर्सेस हम जो लगाएंगे ना, सिग्मा एफ एक्स जो हमने लगाया, ये हम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स जो ये लगा रहा होगा इस पर रीडिंग कौन सी आएगी, जो ये बॉडी इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स ही देखेंगे ना खाली, वो वाई डायरेक्शन में है। तो खाली हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे वाई डायरेक्शन में, उसकी एक्सेलरेशन क्या है बेसिकली वाई डायरेक्शन में। तो अगर ये एक्सेलरेशन ए से ऐसे मूव कर रहा है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा से हम कह सकते हैं कि ऐसे इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और इसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वाई वुड बी नेगेटिव ए साइन थीटा हो जाएगा, मतलब मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई ले रहा हूँ, नीचे को नेगेटिव वाई ले रहा हूँ। तो ये नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, और ए है कितना, जी साइन थीटा है, तो माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर वाला M2 का। अच्छा, अगर मैं इसका ACM देखूं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देखूं पूरे सिस्टम की, मतलब M1 M2 ब्लॉक की, तो M1 तो रेस्ट पे है तो M1 इंटू 0 हो जाएगा, इससे एक्सेलरेशन है नहीं, प्लस M2 की है एक्सेलरेशन, वो कितनी है, माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। करेक्ट। सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस M2G साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो ये हो गया ACM। अब यहाँ से मैं न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ कर सकता हूँ। तो सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, एक तो ऊपर की तरफ ये F
और दूसरा इनका वेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो कितना होगा मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो ये तो फोर्स लग रही है F, कॉन्टैक्ट फोर्स बोल लो इसको, और नीचे लग रहा है m1 प्लस m2 इंटू जी, इसका वेट दोनों ऑब्जेक्ट्स का। साथ में एक्सेलरेट भी कर रहा है ACM के साथ, जो कि हम इस एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या कह सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस हैं इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ACM, और ये टोटल मास होगा यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ अपने को, क्या लिख सकता हूँ कि F माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m टाइम्स ACM, वो कितना है, वो इतना है। अच्छा m तो पहले मैं इसको टोटल मास लिखूंगा m1 प्लस m2, और ACM कितना है नेगेटिव m2g टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये m1 m2 ये सब कुछ कटेगा, हमारे पास f1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू m1g प्लस m2g, और ये कितना हो जाएगा माइनस m2g साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों से मैं अपना क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, m2g कॉमन निकाल सकता हूँ और पूरे से g कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं ये g कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कितना बच जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद g। अब इन दोनों से अगर मैं m2 कॉमन निकाल लूँ तो m1 प्लस m2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा g से मल्टीप्लाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो m1 प्लस m2 कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू g, तो इतना f की वैल्यू आएगी, मतलब इतना वेट, इतना जो रीडिंग जो आ रही होगी वो इतनी रीडिंग आ रही होगी यहाँ पे। तो ये था आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट में कह रहे हैं कि रीडिंग कम क्यों आ रही है, मतलब ये सिंपल इस वेट के बराबर क्यों नहीं आ रहा। देखो वेट के बराबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सेलरेट कर रहा है, और किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। और नीचे की तरफ एक्सेलरेट कब करेगा, जब ये ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी और नीचे वाली फोर्स कम होगी, तभी तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्स लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ F, नीचे की तरफ ये। तो जब तक ये वाली जो वेट फोर्स है, जब तक वो इससे कम नहीं होगी तब तक वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा नहीं, इसलिए कम आ रही है। सी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, देखो अगर थीटा 0 डिग्री मतलब ये 0 का मतलब है फ्लैट ही हो गया बेसिकली है। थीटा अगर 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपस में ऊपर m1 m2 हो जाएगा, ऐसे पड़ेगा, मतलब थीटा 0 हो गया तो। और थीटा, और इस टाइम वेट फोर्स कितनी आनी चाहिए, इनके वेट के बराबर m1 प्लस m2 इंटू जी। और वही चीज़ हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर हम यहाँ थीटा को 0 कर दें तो cos 0 क्या होता है 1, f किसके बराबर आ गया m1 प्लस m2 इंटू जी, जो कि सही भी है। सी पार्ट में कह रहे हैं कि अब अगर थीटा को मैं 90 डिग्री लूँ तो, थीटा को 90 डिग्री लूँ तो मतलब ये जो सेकंड वाला जो ऊपर वाला जो ये अपना ब्लॉक पड़ा हुआ था, इसका मास m2 था, वो फ्री फॉल में हो गया भाई, ये तो 90 डिग्री हो गया ना, ये आपस में फ्री फॉल में हो गया। तो अब जो इसका वेट आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, केवल m1g के बराबर, इसके बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पुट करके देख लो, थीटा को 90 करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा m1g, जो कि सही है। तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली है बिल्कुल करेक्ट है, प्रूफ भी हो गया यहाँ से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एंड यहाँ पे कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ है कैपिटल L, मास है कैपिटल M, एंड ये फ्लोर पे रखी हुई है। एंड आप क्या करते हो, इस एक एंड को उठाते हो और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड बोल लो। हमें ये बताना है ए पार्ट में, वी हैव टू शो दैट द रोप्स सेंटर ऑफ मास मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि अब क्या है, जो ये रोप है ये अब वर्टिकल है, आप सस्पेंड कर रही है और यहाँ पे अपना ये फ्लोर है। अब आप इसको कांस्टेंट स्पीड v से नीचे रख रहे हो, तब जो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है तब वो किधर होगी, ऊपर होगी नीचे होगी, कहाँ वेरी कर रही होगी, ये हमें बताना है बी पार्ट में। और सी पार्ट में बताना है कि हमें बेसिकली कंपेयर करना है जो हमने बी और ए पार्ट में निकाला है। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। जब ये रोप रखी हुई है फ्लोर पे हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है एंड आप इसको कांस्टेंट स्पीड v से ऊपर मूव करवा रहे हैं, तब
जो अपना एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन वो कैसे वेरी कर रही है, ये चीज़ हमें समझानी है। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है और सेंटर ऑफ मास खुद में कैसे चेंज कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका हमने प्रॉपर ग्राफ भी ड्रॉ किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो वहाँ से। तो अब क्वेश्चन वही है, तो अब इसको हम देखो, पहले मैं टर्म्स डिनोट कर देता हूँ। एम एन एफ, ये मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लोर पे जो मास नहीं है उसको मैं एन एफ से दिखाऊंगा, और जो फ्लोर पे जो मास पड़ा हुआ है अपना इसका रोप का, उसको एम एफ से दिखाऊंगा। ठीक है, तो वी सी एम ये हम क्या कैसे लिखते हैं? वी सी एम मास जो फ्लोर पे नहीं है मल्टीप्लाइड विद उसकी स्पीड, प्लस मास जो फ्लोर पे है मल्टीप्लाइड विद उसकी स्पीड, डिवाइड बाय द टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? एम एन एफ, और ये दोनों ऐड करोगे तो कैपिटल एम ही आ जाएगा। अच्छा, जब ये आप इसको स्पीड v से जब आप इसको ऊपर उठा रहे हो, तो जो ये रेस्ट, जो ये मतलब जो जो मास इसमें फ्लोर पे पड़ा हुआ है उसकी स्पीड तो ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म तो ज़ीरो हो गई। अब जिस स्पीड से आप इसको उठा रहे हो वही स्पीड v हो जाएगी। वी एन एफ क्या होगा? जिस स्पीड से आप उसको उठा रहे हो उसको मैं v लिख सकता हूँ। अब मुझे एम एन एफ का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एन एम, कैपिटल एम। तो देखो, अब मानते हैं सपोज कि ये जो है इसको टाइम t लग रहा है इसको पूरे रोप को उठाने में, तो जब ये पूरी वर्टिकल हो जाएगी तो कितना इसको ये डिस्टेंस इतना कितना कितना ये l कितना होगा? v इंटू टी ही होगा ना। तो मैं इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम एन एफ को दिस इज वी टी डिवाइड बाई एल इंटू एम। बोले ये कैसे लिखा, समझ नहीं आया। देखो, अगर मैं टाइम को ज़ीरो लूँ, इफ़ आई टेक टाइम टू बी एज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, तो ये पूरा एम एन एफ की वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो ही आ जाएगी। और ये सही भी है, जब टाइम ज़ीरो है तो आपने कुछ मास उठाया ही नहीं है। ठीक है, अब जब ये टाइम इसके बराबर हो जाएगा, जिस जिस जब ये पूरी वर्टिकल आप इसको उठा लोगे, तो टी कितना आ जाएगा? एल ओवर वी होगा। आप पुट करके देख लो, जब टी को एल ओवर वी पुट करोगे तो वी ओवर एल तो ऐसे ही, और ये एल ओवर वी हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल एम। पूरा कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। जब ये पूरा उठ चुका होगा तो जो ये नॉट ऑन द फ्लोर, जो मास फ्लोर पे नहीं है, वो किसके बराबर है? एम के बराबर है। मतलब ये हमारे पास सही है। आई होप आई एम क्लियर। अब कुछ नहीं है, अब तो आप सिंपल यहाँ पे वी सी एम लिख दीजिए। वी सी एम दिस वुड बी इक्वल्स टू वी टी इंटू एल मल्टीप्लाइड विद एम डिवाइड बाई एम। यहाँ से एम और एम कटेगा, बोलो यार, तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और, ये वी रहेगा यहाँ पे। इसकी स्पीड तो जिस वी से आप उठा रहे हो, जो फ्लोर पे जो मास नहीं हो तो स्पीड वी से उठ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वी। तो ये कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय व्हाट, सॉरी दिस इज एल नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा। वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई एल। तो टाइम के साथ ही ऐसे चेंज कर रही है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, वी टी का ग्राफ देखोगे, वी सी एम और इस टी का, तो ये कैसे नज़र आएगा? ये ऐसे नज़र आएगा। और इसका स्लोप क्या होगा? वी स्क्वायर बाई एल। और स्लोप हमें बताता क्या है? उसकी एक्सेलरेशन। बोलो यार, तो यहाँ पे ए सी एम, इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई? वी स्क्वायर बाई एल। और ये पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ है। ऊपर हमने पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना यार, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहा है कि अब क्या करा है आपने, इसको, ये रोप है, मैं दिखा देता हूँ। ये है रोप, आप इसको फ्लोर पे रख रहे हो विद कांस्टेंट स्पीड v, मतलब इस वक्त नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है v। तब हमें ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी वो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखो, अगर आप इसको रोप को नीचे की तरफ डाल रहे हो, नीचे की तरफ रख रहे हो, तो इसका जो मोमेंटम है वो किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। जिस तरफ इसकी वेलोसिटी वही उसी तरफ इसकी मोमेंटम होगा। एंड द डाउनवर्ड मोमेंटम डिक्रीजेज एज मोर एंड मोर ऑफ इट मास कम्स टू रेस्ट। देखो, जैसे जैसे आप इस रोप को ये रखता जाएगा, यहाँ आप इसको रोप रखते जाओगे, तो इसका मोमेंटम क्या होता जाएगा? नीचे की तरफ डिक्रीज होता जाएगा। और मोमेंटम नीचे डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। बड़ा ही समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है यार? सिंपल सी बात है, अगर ये बॉडी है, ये इधर इधर मूव कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड से v, और एक्सेलरेट लेकिन इस तरफ कर रही है, तो ये क्या कुछ समय बाद रुक नहीं जाएगी? यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे है, ये v की तरफ नीचे तो जा रहा है, बट इसका मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ।
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जब भी तो डिक्रीज कर रहा है। बोला अच्छा, तो मतलब बी पार्ट में भी जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की वो ऊपर की तरफ होगी। बिल्कुल हाँ, ऊपर की तरफ है। और इसको प्रूव भी किया जा सकता है मैथमेटिकली, वही जो सेम इक्वेशन जो हमने यूज़ की थी, ये वाली इक्वेशन, इससे हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है। बोला कैसे, अभी कर देते हैं। तो इसमें जो मास नॉट ऑन फ्लोर है, जो फ्लोर पे नहीं है, इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, एल माइनस वी टी डिवाइड बाई एल इन टू कैपिटल एम। बोला ये कैसे लिखा, देखो अगर टाइम ज़ीरो लूँ तो जो मास ये कितने आ जाएगा, जो मास जो फ्लोर पे नहीं है वो कैपिटल एम के बराबर ही आ जाएगा। बिल्कुल सही है। जब आपने इसको नीचे रखना चालू नहीं किया तब तो जो फ्लोर पे जो मास है, जो नहीं है मास फ्लोर पे के ऊपर, वो कैपिटल एम के बराबर ही है। बोला ठीक है, ये चीज़ सही है, मतलब यहाँ पे एल माइनस वी टी डिवाइड बाई एल आ जाएगा। तो अब वही वी सी एम, फिर वही इक्वेशन आ जाएगी एम एन एफ इंटू वी। तो ये एम एन एफ कितना है, इसको मैं अभी फिलहाल इतना लिख देता हूँ, प्लस जो ये रोप, अच्छा ये चीज़ और, ये जो वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस जो ये रोप अभी ये जो यहाँ पे आ गया, जो फ्लोर पे आ गई, तो इसकी स्पीड तो जीरो हो जाएगी, डिवाइड बाय कैपिटल एम टोटल मास। यहाँ से वी सी एम हो जाएगा एल माइनस वी टी डिवाइड बाई एल, एम एम तो ये जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम तो कट जाएगा, इनटू, सॉरी स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम ही है, दोनों ऊपर नीचे ये सब कटेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल इनटू टी माइनस वी। तो ये आ जाएगा वी सी एम की वैल्यू। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो स्लोप आया है अपना, इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, अगर आप वी टी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे नजर आएगा, ये वी टी अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे है, ये वाई इंटरसेप्ट माइनस वी, मतलब ये नीचे की तरफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे मूव कर रहा होगा। और ये स्लोप क्या है, स्लोप अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये स्लोप तो पॉजिटिव ही है ना अभी भी, तो एक्सेलरेशन अभी भी वी स्क्वायर बाई एल ही आई है। बस फर्क ये है कि नीचे से, मतलब इसकी ये जो वेलोसिटी वो नीचे की यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट हुई है, और उसमें स्टार्ट ही वो यहाँ से हुआ था, स्टार्ट ही वो यहाँ से हुआ था, तो तब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, अब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बस फ़र्क ये है कि वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट हुई है, तो आपकी जो अगर मैग्नीट्यूड में देखूं मोमेंटम का, वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये था इसका आंसर, और इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट क्या सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड एनर्जी। सो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।